हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक हम लोग क्लास दर क्लास आगे लेते चल रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी ग्रामर की कंप्लीट सीरीज आपको कराने जा रहा हूँ। मतलब कि एनसीईआरटी में ग्रामर का पोर्शन पार्ट ऑफ स्पीच से खत्म होता है, स्टार्ट होता है सॉरी, और जो है वो फिर टेंस तक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और सब्जेक्ट प्रेडिकेट और जितना भी एंटोनिम सिनोनिम्स इडियम फ्रेज जितना भी एनसीईआरटी ग्रामर 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 उसी में आ जाएगा। तो मैं सारी की सारी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक यहाँ कवर कर रहा हूँ। और खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश या स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप यहाँ मोबाइल पर मेरे चाणक्य बैच जो कि मैंने चलाया है उसमें आप निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट ग्रामर की सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ आपका अगर सिलेबस है जो कि 10th और इंटर का है वो भी कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको पैसेज के क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखनी है और वर्ड मीनिंग आपको कैसे निकालनी है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है, निगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस भी आपको यहाँ पता चलेगा। मेरे कुछ प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके लगातार नोट्स भी बना रहे हैं। हालांकि क्लास सभी लोग देखते हैं लेकिन क्लास को शेयर कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी बच्चों की कर्तव्य बनता है कि अगर सर आपके मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए और वीडियो को कम से कम 2 लोगों में शेयर करिए। अगर प्रत्येक बच्चा ये सोच लेगा कि उसे 2 लोगों में शेयर करना है तो वो वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा देगा जो नीडी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो में जो है लाइक करिए और चैनल को जो है लोगों तक पहुंचाइए। मैं इसलिए बोलता हूं कि कम से कम जो लोग जरूरतमंद हैं, मतलब जिनके पास वीडियो पहुंचकर उनकी हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए आपने पैसा दिया, आप कोचिंग में 500, 2000, 3000, 1500, 2500 रुपए देके आप कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का सोचिए जिनकी आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो उन तक ये चाणक्य बैच सीरीज पहुंचाइए जहां पे एनसीईआरटी फुल ग्रामर चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। और पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन के काइंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और केस पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन की एक क्लास और ली जिसमें हमने 5 प्रकार के प्रोनाउन देख लिए। आज हम कुछ बचे हुए प्रोनाउन जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन देखने वाले हैं। अगर अभी आप तक ने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख लीजिए जाके और उसमें समझने की कोशिश करिए कि प्रोनाउन एग्जैक्टली होता क्या है। मैं यहाँ पे सरल और बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ प्रोनाउन जो कि आज की क्लास के महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउन जो कि ऐसे हैं। प्रोनाउन को पिछली क्लास में हम लोग बेहतर से बेहतर ढंग से समझ रहे हैं और इस क्लास में हम प्रोनाउन के कुछ टाइप्स करने जा रहे हैं। प्रोनाउन के टाइप्स जो कि आज की क्लास में है उसमें सबसे पहला प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि मैं इनकी लगातार डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं। क्यों लिखवा रहा हूं कि अगर इन डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे तो आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में तो आ जाएगा। प्लस पॉइंट आपका एक होगा कि अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम या आपके सेशनल या आपके टेस्ट, ये जो मासिक टेस्ट होते हैं, इसमें अगर किसी चीज की डेफिनेशन आ रही, मान लीजिए वो इंटेरोगेटिव की डेफिनेशन आ रही, मान लीजिए वो इंडेफिनिट की आ रही, एम्फैटिक की आ रही, रेसिप्रोकल की आ रही और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव की आ रही हो, तो आप ये डेफिनेशन हूबहू आप वहां लिख के आइए, आपको फुल और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है और इनकी डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर डेफिनेशन के बाद इसको समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है और सर ने जो डेफिनेशन लिखवाई उसका मतलब क्या होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स आर वर्ड्स that are used to indicate are used
used to indicate are used to indicate a mutual relationship between two subjects or objects. Two subject or object, है ना? क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड दैट यूज टू इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब मेरा उसके साथ संबंध, मतलब मैं किसी थर्ड पार्टी से किसी के साथ मिल रहा हूं, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? टू सब्जेक्ट। किसके बीच में? टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है कि हमारा इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध को बताया जाता है। दो से अधिक व्यक्ति वस्तु हों या दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हों, उनके बीच में पारस्परिक संबंध को बताया जाता है, वहां रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। ईच अदर और वन अनदर। क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ये हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए, ये ठीक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। अब ईच अदर का मतलब क्या होता है और वन अनदर का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम इसको समझ जाएंगे, अच्छा मैं इसको यहां लिख देता हूं तो इसकी हिंदी इधर लिख दूंगा, तो थोड़ा सा टेबल टाइप का हो जाएगा ना, तो आपको समझने में भी आसान हो जाएगा और जगह भी ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है समझ रहे हो? हाँ समझते रहो। क्या है? वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? ईच अदर का मतलब होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दिखाया जाए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध भी दिखाया जाए, दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध बताया जाए, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा था, सर नाच के दिखाओ, सर चुटकुला बोलो, सर बताओ कि बीजेपी पार्टी सर जीत के भी हार गई, सर मजा नहीं आ रहा था। अरे मजा न ढूंढो, ये बैच है ना? जब हम लोग बैच से परे कुछ पढ़ेंगे तो उसमें मजे लेंगे। ये बैच चलाया गया है, मैं उन सीरियस बच्चों के लिए बैच चला रहा हूं जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो ये बैच है। कुछ बच्चे कहते हैं, मैसेज करते हैं, सर मजा नहीं आता है सर। बेटा अभी नोट्स बनाओ, ये सब गोल्ड मटेरियल है, गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड सोना, ये सोना मटेरियल है, ये सब कहीं मिलेगा नहीं तुमको यूट्यूब पे, और टीचर भी आएगा ये वो बोल के चला जाएगा। तो यूट्यूब पे कहीं भी आपको ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। आएंगे और रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप मेरा कोर्स ले सकते हैं मात्र 999 रुपए में। अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट वाला कोर्स नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ चलेगा यहाँ पे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन इंटरजेक्शन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा वो सभी बच्चे से निवेदन है जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये चाणक्य बैच स्टार्ट किया है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखा
कितनी आसानी से हम लोग समझ लिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, यानी दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपसी संबंध को कैसे दर्शाया जाता है? ईच अदर और वन अनदर के द्वारा दर्शाया जाता है। अभी आपने इतना लिख लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल थे ईच अदर और वन अदर के। अब इसके एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं, मतलब सेंटेंस की फॉर्म में बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? लिख देते हैं द टू गर्ल्स लव ईच अदर। द टू गर्ल्स लव ईच अदर मतलब दो लड़कियां आपस में क्या कर रही हैं? प्यार कर रही हैं। वी ऑल लव वन अनदर। यहां दो लड़कियों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। ये वाला देखिए एग्जाम्पल, द टू गर्ल्स लव ईच अदर। दो लड़कियां आपस में, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध, यानी दो गर्ल्स के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि दो लड़कियां आपस में प्यार करती हैं। वी लव वन अनदर मतलब यहाँ पे हम प्यार करते हैं। हम का मतलब हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वी लव वन अनदर मतलब एक से अधिक लोग जब प्यार कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? वी लव। वी का मतलब ही क्या होता है? वी प्लूरल के लिए यूज होता है कि नहीं? आई सिंगुलर और वी प्लूरल होता है कि नहीं? तो वी ऑल देखिए आ गया, तो यानी सभी लव वन अनदर। तो आपने समझ गए, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। मतलब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जब संबंध बताना हो तो ईच अदर का यूज किया जाता है। दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताना हो तो वन अनदर का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल ये हो गए। अच्छा, थोड़ी सी और बात समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या नहीं होता है। कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि जैसा एक पॉइंट होता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आता। सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आता। मतलब सब्जेक्ट का मतलब यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी नहीं होगा। मतलब सब सेंटेंस का स्टार्ट कभी ईच अदर लव टू गर्ल्स ये नहीं होगा। मतलब सेंटेंस का स्टार्टिंग का ही तो सब्जेक्ट होता है ना? तो वहां पे क्या नहीं होगा? वहां पे कभी भी सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आता। मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में ईच अदर वन अनदर नहीं आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अगर सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा तो कहां आ रहा है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के रूप में। वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के रूप में आता है। ठीक, किसके रूप में? वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के रूप में रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। ठीक है, आप समझ गए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। अगर तुम लोगों को कठिन लग रही हो कि सर इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखा दियो, याद तो हो कि नहीं, लिखाते चले जा रहे हो, तभी वीडियो नहीं देखते हैं तुम्हारा, क्योंकि बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखा देते हो। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई जा रही है, तुमसे पूछी जा रही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या बताओ, तो डायरेक्ट बता दो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट। खत्म। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि अगर तुम इतनी भी लिख दोगे ये यहां से कि अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट, लो कर दिया छोटी, कर दिए ना छोटी, हाँ छोटी हो गई। अब इतना केवल लिख देना, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट। अगर पूरा लिख दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिख पा रहे हो, नहीं याद आ पा रही, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया। ईच अदर वन अनदर लिख देना और एक दो सेंटेंस लिख देना। ये पता ही है कि ईच अदर शुरू में नहीं आता, कहां आ सकता है? ये देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, प्रीपोजिशंस के रूप में आ सकता है और वर्ब के रूप में। तो हमने समझ लिया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगला हम समझने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्लास में हम लोग लगातार
प्रोनाउन के काइंड्स को समझते हुए चल रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही मन लगाकर प्रोनाउन के काइंड्स और पिछली क्लासों को भी देख रहे हैं। यहाँ मैं सरलता से प्रोनाउन के काइंड्स को समझा रहा हूं। अभी हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात किया, अब हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित, यानी कि जो व्यक्ति वस्तु के अनिश्चितता को दर्शाए, यानी कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो प्रोनाउन बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपनी परंपरा के अनुसार, कि पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसकी सेंटेंस फॉर्म करते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन, pronoun that refers to a pronoun that refers to a person or a thing, person or a thing without being specific, without being specific, a pronoun that refers to person or a thing without being specific, मतलब किसी की अनिश्चितता, मतलब किसी की निश्चितता को बिना दर्शाए, किसी की निश्चितता को बिना दर्शाए अपन क्या कह रहे हैं? किसी की निश्चितता को बिना दर्शाए अपन क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं अपन बता रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बोध कराने को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, है ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी, देखो एवरीबडी का मतलब क्या होता है? सभी लोग। तो यहां निश्चित नहीं हुआ ना, केवल तुम आओ ये निश्चित है, लेकिन तुम सभी आओ यह निश्चित है। तुम सभी में सभी लोग तो आएंगे। ठीक है, somebody, nobody, है ना? anybody, anybody, क्या हो गया? anybody, everyone, 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 someone, someone, everything, 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 फिर something, something, nothing, something, nothing, anything, anything, some, none, ठीक है, some, none, any, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। most, most और enough, enough, more, ठीक है, enough, more, many, many, little, little, ठीक है, one, other, ये सब क्या है? मतलब कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। सबसे पहले हमने समझ लिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जहां भी सेंटेंस में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सम, नन, एनी,
मोस्ट, इनफ, मोर, मैनी, लिटिल, वन, अनदर, वन और अदर, ये सारे वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आ जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सारा का सारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। वेरी गुड, दिख रहा है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ गए कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। ठीक है, तो हम समझ गए ये सारे एग्जांपल हैं। अब इनको सेंटेंस में फॉर्म करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या। ठीक है, अब सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। तो सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं, एवरीवन बिलीव्ड हिम। देखिए, एवरीवन बिलीव्ड हिम। ठीक है, एवरीवन क्या हो गया, बिलीव्ड हिम। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एवरीवन आ गया यहां पे, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। पहला सेंटेंस हमने देख लिया। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या है, ऑल देयर, ऑल द glitters, all that glitters, all that glitters क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, in is not gold। ठीक है, all that, all का मतलब सभी, सभी। ठीक है, in not, all that glitters is not gold। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारे पास, somebody has stolen my watch। somebody has stolen my watch। देखिए, 90 दिनों में आपको इंग्लिश तो लोग सिखा देंगे, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से इंग्लिश आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब शुरू से लेकर अंत तक एक बच्चा क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पढ़ाया जाए, चाहे मुझे पैसा ही खर्चा करना पड़े। लेकिन अगर जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है तो क्या वो पढ़ने के योग्य नहीं है, क्या वो पढ़ने के जो है उसकी जरूरत नहीं है जरूरत। स्काई राइज एकेडमी के साथ आपकी जरूरत पूरी होगी और मैं आपको क्लास दर क्लास ये बताता चल रहा हूं कि मैंने चाणक्य बैच स्टार्ट किया। ठीक है, अब अगला एक देख लेते हैं, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। अगर आप यहां पे सही से देख रहे होंगे तो यहाँ के सारे वर्ड क्या हैं, अनिश्चित वर्ड है, यानी कि इंडेफिनिट वर्ड है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन बिलीव्ड हिम, उसमें सभी को क्या है, विश्वास है, यानी अनिश्चित है। किसको विश्वास है, निश्चित। अगर किसी एक को बता दिया जाता तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन सभी को बता रहे हैं तो सभी में सभी आते हैं तो अनिश्चित हो गया। सभी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, somebody has stolen my watch, everybody should love his country, सभी लोग अपने देश को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो अनिश्चितता को दर्शाते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ये आपको समझ में आ गया होगा और इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट जैसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां होता है, जैसे ही आपको मिल जाए आप समझ जाइएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ऐसे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि एम्फेसाइज, दबाव, जो नाउन यानी सब्जेक्ट्स पे जो दबाव डाले उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्लास में हम प्रोनाउन के टाइप्स को समझ रहे हैं, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल समझ रहे हैं और साथ ही साथ उस प्रोनाउन के वर्ड्स को भी समझ रहे हैं कि अगर आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन वर्ड्स को देख के उनके टाइप्स को ढूंढ सकते हैं। हम फिर उसके सेंटेंस को फॉर्म में कर रहे हैं और सेंटेंस के माध्यम में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में सेंटेंस में जब आ जाएगा तो हम कैसे इसको समझेंगे। आइए नेक्स्ट हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन एज सिंपल एज दैट, जैसा हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में दोनों वर्ड सेम ही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। ये सारे के सारे किसमें होते हैं,
रिफ्लेक्सिव में भी होते हैं लेकिन इम्फैटिक में भी होते हैं। तो हम इन लोग इम्फैटिक समझने जा रहे हैं। हमारे सामने क्या लिखा है, इम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्फैटिक प्रोनाउन को हम लोग देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसके डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। आइए देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। अ वर्ड दैट यूज्ड टू a word that used to a word that used to place special place special emphasis emphasis मतलब दबाव on another noun or pronoun यानी कि a word that used to place स्पेशल क्या एम्फेसिस वन अनदर मतलब दो या दो से अधिक प्रोनाउन पर अगर एम्फेसिस यानी दबाव कोई डाल रहा है वर्ड तो उसे क्या कहेंगे, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालते हैं। अभी हम देखते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे माई सेल्फ, herself, itself, themselves, है ना, yourself, yourself हो गया, himself हो गया और ourselves, हो गया नहीं, ourself। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपको किसमें मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी मिलेंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में थोड़ा सा अंतर है। केवल क्या अंतर है वो भी समझ लीजिए। एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पे दबाव डालते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पे दबाव डालते हैं। समझ गए आप? यानी कि यहां कोई सब्जेक्ट है मान लीजिए यहां पे, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे लिखा होगा आई और यहां होगा माई सेल्फ। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन अगर यहां लिखा है आई और इसी के बगल में लिखा है माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एम्फैटिक। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का अपने बाद वाले वर्ड्स पे अगर दबाव पड़ रहा है तो वो एम्फैटिक, और सब्जेक्ट का अपने ऑब्जेक्ट पे दबाव पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव। अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इनका प्रयोग कहां होता है, दबाव डालने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ये भी आप समझ लीजिए यहीं पे कि एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग कहां होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। नोट में लिख लीजिए कि यहां पे कि ये मैं लिख रहा हूं एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। आप सेंटेंस में देख लेते हैं, ही हिमसेल्फ डज इट, he himself does it। उसने उसे किया खुद से, उसने खुद से उसे किया, मतलब उसने खुद से, यहां खुद से स्वयं, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं से आ रहा है। ठीक है, यहां क्या मतलब है, स्वयं। ही का मतलब उसने, वह स्वयं किया क्या, इसे, मतलब जो काम सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाले वर्ड एम्फैटिक प्रोनाउन ये इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर समझिए। एक और देख लेते हैं, क्या है, he himself come here, he himself come
हियर। क्या है, वह खुद से यहाँ आए हैं, वो खुद से, स्वयं से, मतलब जब हम काम कोई अपने स्वयं से कर रहे होते हैं, मैंने खुद से यह काम किया है, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं खुद से खाना खा लूंगा, तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा इंफैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इंफैटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है वर्ड दैट यूज्ड टू प्लेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन अनदर नाउन ऑन प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन पर अगर स्पेशल दबाव डाला जा रहा है तो वहां पे क्या आता है, इंफैटिक प्रोनाउन आता है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रोनाउन हम लोग अभी तुरंत समझे ले रहे हैं, एक आता है पजेसिव प्रोनाउन। इसका मैं हटा जाता हूं, देखिए ले लीजिए, वो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब अगला है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन समझ लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन हमने देखा था ना, क्या होता है, जहां अधिकार को दर्शाया जाता है। ये वह प्रोनाउन होते हैं जहां पे अधिकार को दर्शाया जाता है। इसका एक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन, a pronoun that replace a pronoun that replace a possessive noun, possessive noun are called possessive pronoun। यानी कि अ प्रोनाउन दैट रिप्लेस अ पजेसिव नाउन, जो पजेसिव नाउन को रिप्लेस करे उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल आप समझ लीजिए। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। माइन, आवर्स, डियर, ठीक है, और फिर हियर्स, ठीक है, और क्या होगा, हिज, है ना। ये सब क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया कि नहीं। देखिए पजेसिव प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे तो आई का, मी और माइन और माइन ये होता था कि नहीं। फिर क्या होता था, वी का, अवर और आवर्स ये होता था कि नहीं। तो ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं, समझ गए आप लोग। आप पजेसिव प्रोनाउन को एक उसके सेंटेंस के फॉर्म कर लेते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए एक सेंटेंस फॉर्म में देख लो, दिस बुक इज माइन। ये देखिए ये पजेसिव प्रोनाउन का क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। समझ गए कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो पजेसिव नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। माइन, अवर्स, डियर्स, हियर्स, हिज, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, पजेसिव प्रोनाउन के। समझ गए, एग्जाम्पल को सेंटेंस में फ्रेम कर दिया हमने, दिस बुक इज माइन। समझ गए। अब यहां पे आपका जो है क्या है, प्रोनाउन के काइंड्स खत्म हुए। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद हम लोग एक क्लास में प्रोनाउन की जो बची हुई चीजें हैं, अगर कुछ प्रोनाउन में रह गया है तो वो करा दूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं रह गया है तो प्रोनाउन का एक क्लास लेंगे, किसकी, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसकी हम लोग एक क्लास में सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आज आपका प्रोनाउन खत्म हुआ। मैं अगर देख लूंगा कि अगर प्रोनाउन में कुछ और बचा है तो मैं एक क्लास दो क्लास लेके उसको भी खत्म कर दूंगा, कि आपको कोई भी शंका न रह जाए कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या सर आधा विधा पढ़ा रहे हैं। फ्री का मतलब ए टू जेड सब कुछ आएगा उसमें, कोई चीज जाएगा नहीं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगर आप मेरा साथ लास्ट तक दे दिए तो ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, खासकर इंटर तक तो आपको 101% आपको ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे प्रोनाउन की एक नई क्लास के साथ। जो बचा हुआ है जैसा कि मैंने बताया, या तो प्रैक्टिस क्लास चलेगी या कुछ बचा हुआ तो वो पढ़ा। ठीक है, तब तक इन सारी क्लास को देखिए,
समझने की कोशिश करिए कि सर क्या बता रहे हैं। अगर एक बार ना समझ में आए तो फिर से समझिए, और इन डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और सेंटेंस फ्रेम को अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, फिर बाद में ना कहिएगा कि सर पढ़ाए तो थे लेकिन समझ में नहीं आया। अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ बीच में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, हम बता देंगे फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइल, कीप स्माइलिंग। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।